करती हूं आपसे पूछते हुए कि ये जो अखबारों में खबर आई कि आपका अपना मन है कि जो, या अपनी राय है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से एग्जेम्प्ट करा जाए, क्या आप इसको कंफर्म करते हैं, और अगर कंफर्म करते हैं तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, बिकॉज द प्रोसीडिंग ऑफ द कमिटी इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर. But Yes, as sir. as an activist, so this is my personal view that the northeastern states and the tribal area that should be exempted from this uniform civil code. क्योंकि देखिए आर्टिकल 371 जो वन और जी, वो नागालैंड, मिजोरम, जो शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कोई भी ट्राइबल इस तरह के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर उनके जो कस्टमरी लॉ हैं, जो उनके फैमिली लॉ हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं. और अगर आप कोई लॉ बनाते हैं तो वैसी स्थिति में इट शैल बी रेटिफाइड बाय यू विल हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट असेंबली लाइक नागालैंड और मिजोरम. Without taking the consent of the state assembly, you can't implement any reform which concern their family laws. तो ये तो इतना क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया हुआ है. And I read in the newspapers about 2 days back a delegation from, I think it was Nagaland or Mizoram. They met Amit Shah ji. I don't confirm that meeting, but what is up in the newspaper that Amit Shah has also assured them that they will not be affected by this civil code. इसलिए मुझे नहीं लगता कि जी नहीं, मैं बोलने वाली, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जी, हाँ बोलिए ना. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे नहीं लगता कोई गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिला हुआ है, जो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई तरह का इंटरफेरेंस करेगी. एंड इवन द 22nd लॉ कमीशन that have also recommended, and they have also quoted extensively in their consultation paper regarding the Schedule 5, Schedule 6, and Article 371, which gives them protection. So they have also suggested, in a way, that they should be kept outside the purview of this personal law. So I'm not speaking as a chairman of the Parliamentary Standing Committee, but as an individual, I feel that they should be kept outside. Fair enough. It is your personal opinion as a senior politician, as a senior parliamentarian, that the law is very clear, the constitution is very clear. The Northeast states under Article 371 would have to be exempt, or the assemblies would have to ratify any changes. But मैं ये कहने जा रही थी कि in fact नागालैंड की जो सरकार है, उनके स्पोक्सपर्सन ने confirm भी किया कि अमित शाह also assured them of the same. But my question to you, Sushil Modi, is this: कि क्या इससे सरकार का जो argument है for uniform civil code वो weak नहीं होता? आपने 371 की बात की, दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की 370 एब्रोगेशन पे. कुछ लोग कहेंगे भाई अगर नॉर्थ ईस्ट एग्जेप्ट है, अगर उनके स्पेशल कस्टम्स है तो हमारे भी हैं, हमारे भी ट्रेडिशंस हैं, ये तो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी एथनिक कम्युनिटी कह सकती है. सो विल इट नॉट वीकन द डिबेट in favor of a uniform civil code अगर शुरू से ही exemptions के framework में इसको देखा जाए? देखिए, हर लॉ में एक्सेप्शंस होते हैं, और बाकी किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, हिंदू पर्सनल लॉ को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है. सो किसी अन्य रिलीजन के या एरिया के लोगों को किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या कोई इस प्रकार का उनको नहीं मिला हुआ है कि वो ये दावा कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है. तो इसलिए कश्मीर की स्थिति और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है. तो इसलिए आई डोंट थिंक वन शुड कंपेयर. और किसी भी लॉ के अंदर एक्सेप्शन तो हो ही सकता है. तो यूनिफॉर्म अगर हमने 90% भी अगर यूनिफॉर्मिटी ला दिया, बिकॉज सी ऑलरेडी 85% यूनिफॉर्मिटी इज देयर इन द हिंदू कोड बिल. द 6 आर द पार्ट ऑफ द हिंदू कोड बिल, the Buddhist and the Jains, and I think they totally constitute more than 85% of the population. और जब हिंदू कोड बिल जब आया था पार्लियामेंट के अंदर, तो नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो
मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी प्रकार के इंटरफेरेंस की वो हिम्मत नहीं दिखा पाए। अब तो उस बात को भी 75 साल हो गए, तो इसलिए पारसीज का लॉ, क्रिश्चियन का लॉ, उसमें बहुत माइनर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा अगेंस्ट द विमेन। सो आई डोंट थिंक द क्रिश्चियन लॉ, द पारसी लॉ और द यहूदी लॉ और द सिख लॉ और बाकी मैं एसजीपीसी का जो बयान देख रहा था तो मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि सिक्स आर ऑलरेडी a part of the Hindu code bill and there are 4 bills which concerns the Hindus, which includes the Jain, Sikh and the Buddhist। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार कोई ड्राफ्ट अगर आ जाएगा तो बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए, लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है। अब आई एम गिविंग सम एग्जांपल। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 2 इश्यूज, मैरिज एंड सक्सेशन। इट इज मेनली द मैरिज एंड इश्यूज कंसर्निंग मैरिज एंड सक्सेशन, and in marriage the minimum age for marriage, then simple law for talaq, there should not be 3 talaq, simple law for talaq, and the men and women should have equal right to for divorce। ये नहीं होगा कि लड़के को अधिकार ज्यादा है, लड़कियों को अधिकार कम है। then monogamy, who will support polygamy? Nobody will support polygamy। and even when the Hindu law bill was introduced, the male members of the Hindu society, they were against the Hindu code bill। They said, because prior to that, it was very common practice even amongst Hindus to have 2 marriages, 3 marriages, and because there was no divorce in Hindus, so the wives were staying in the same house। तो अगर उस समय भी बहुत भारी विरोध हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि मेंटेनेंस, मोनोगेमी, तलाक and minimum age, these are 4 issues in which there can consensus can be built। and then on the front of succession, the adoption and inheritance। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कुछ मामलों में मुस्लिम लॉ इज मोर प्रोग्रेसिव देन इवन द हिंदू लॉ। तो संपत्ति के अंदर, एडॉप्शन के अंदर विमेन को भी सेम अधिकार होना चाहिए जो पुरुषों को अधिकार है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। और इसलिए ये जो कहा जा रहा है, तो दिस इज नॉट अ कॉमन ड्रेस कोड, दिस इज नॉट अ कॉमन रिचुअल कोड, दिस इज नॉट अ कॉमन कस्टमरी कोड, दिस इज नॉट अ कॉमन रिलीजियस कोड। भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है कि लोग कहते हैं इसका मतलब है कि शादी करने का तरीका एक ही होगा। लोगों को लग रहा है कि बाकी तो हमारी जो रिलीजियस कस्टम्स हैं, तो अगर रिलीजियस कस्टम जो अगर आज के जमाने के हिसाब से नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके अंदर क्यों नहीं चेंज होना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि वंस द ड्राफ्ट इज बीइंग मेड पब्लिक बाय द लॉ कमीशन, 90% of the confusion can be weeded out। I have a question. Why would Yes। this consensus on minimum age of marriage, monogamy, equal rights of men and women, why would this not apply to tribal communities to the Northeast as well? I understand that Article 371 gives, a certain legal barrier to that happening. और आपने कहा कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं कश्मीर को एक तरफ रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर लोगों को कन्विंस करना है कि भाई कुछ फंडामेंटल राइट्स में, कुछ जो बिल्कुल बड़े बड़े हक हैं, खास करके औरतों और आदमियों के बीच में इक्वालिटी जहां तक है, व्हाई नॉट देन द नॉर्थ ईस्ट आल्सो? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम यू। नहीं, देखिए, once you should visit it, you must have visited northeastern states। Only last month I've taken my committee to the northeastern states and we took 6 states and see what is the background, how they merged with the India, how they became part of India, Nagaland, and still there is a insurgency is there, and there are hundreds of tribes, and each and every tribe has its own custom। Even government of India could not implement this 33% reservation in Nagaland। नागालैंड के अंदर जो पंचायत के इलेक्शंस में, लोकल बॉडीज में, द 33% कॉन्स्टिट्यूशनरी रिक्वायरमेंट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन नागालैंड, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार निर्देश दिया, लेकिन और वहाँ के स्टेट असेंबली ने बिल भी पास किया, लेकिन इतना अपोजिशन था। इसलिए देखिए, उनका जो एक हजारों वर्षों से, और वो चूंकि कट ऑफ रहे मेन स्ट्रीम से, सोसाइटी से, लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, उसको एक्सक्लूडेड एरिया भी कई बार कहा गया,